हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ये बात मुझे पता है। सिलेबस की आप लोग चिंता मत कीजिए, पहले दिन आपको कह रखा है यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो डैम श्योर वो सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। अप्रोक्स 30 क्लासेज और मान लीजिए, ठीक है, 30 क्लासेज और मान लीजिए। यदि कल भी अपना नोटिफिकेशन या वैकेंसी आ जाती है, तब भी आपको एक मंथ तो मिलेगा ना, और एक मंथ का ही अपना सिलेबस बाकी है। आप सिलेबस की चिंता ना कीजिए, आपको सिलेबस पक्का श्योर 100% आपको पूरा करवा दिया जाएगा। ऐप ऐप पर जो बुक्स है ना, ई बुक्स जिसे अपने कहते हैं, वो मैंने अपलोड कर दी है। आज मैं वीडियो बनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके मोबाइल की, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, सर्च क्या करना है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो एप्लीकेशन को, वो सब चीजों की आपको मैं वीडियो एक बनाकर, और फिर मैं हो सकता है आज रात को नहीं तो कल सुबह वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में लैपटॉप में बना के फिर समझा के और मैं आपको भेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि क्या कुछ उसके अंदर अपनों ने किया है, तो जैसे RS खुरमी की बुक है, अगर किसी बच्चे को ई बुक खरीदनी है तो अप्रोक्स वो 100-120 रुपए के लमसम प्राइस रखा गया है। किसी को ऑटोमोबाइल की बुक खरीदनी है, ऑटोमोबाइल की बुक्स का बंडल बना के, मतलब 5 बुक्स का बंडल बना के, ठीक है, उसको अप्रोक्स 200 रुपीज में अगर आपको 5 बुक्स मिल रही हैं, जहां पर आपको नोट्स एक तरह से है वो कि आपको पूरी पूरी बुक्स भी मिल रही है, और साथ के साथ जो शॉर्ट्स नोट होते हैं, मतलब समरी जिसे अपने कहते हैं, जहां से आप एक अपना बेसिक तैयार कर सकते हो, वो भी आपको साथ के साथ मिलेगा। वो भी अप्रोक्स 200 का है। एक उपकार पब्लिकेशन की मैंने आपको MCQs की बुक बताई थी, ठीक है, वो MCQs की बुक उसमें आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगा। मेरे ख्याल से वो इंग्लिश हिंदी में है, पता नहीं इंग्लिश में है, तो वो आपको मिल जाएगी MCQs की बुक। वो अगर आप किंडल पे, अमेजोन किंडल पे खरीदते हो, वो अप्रोक्स 150 की, और अपनों ने सिर्फ 70 रुपीज प्राइस रखा है। तो मतलब एक ऐसा प्राइस जो आपके लिए भी सूटेबल हो, आपको भी मतलब अच्छा लगे कि हाँ ठीक है हम खरीद सकते हैं, और उससे मेरी भी हेल्प हो जाए, एक ऐसा मतलब इंट्रोडक्शन प्राइस रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक आईसी इंजन के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो मात्र 50 रुपीज में अपनों ने रखे हैं कि आप उसको गेन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वो हिंदी व इंग्लिश दोनों में है, तो इतना मैंने प्लान कर चुका हूं। कल मैंने मतलब टेस्ट सीरीज बनाकर भी देख ली थी। अभी मैं जस्ट क्लास से फ्री होकर देन मैं फोन करता हूं जो जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन बना के दी है, उनसे बात करता हूं कि टेस्ट सीरीज मैंने बना ली, उसको मैंने एक्सेस भी कर लिया, पर वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो उसके बारे में मेरे को, क्योंकि मैंने उनके सेमिनार वगैरह नहीं लिए थे यार, इस कारण से मुझे पता नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, आराम से पढ़ेंगे यार, जल्दबाजी नहीं है, बड़ा ही चिल मोड ऑन रखो। सभी आप ये मत सोचना कि कुछ माहौल ही स्लो डाउन है, सभी के सभी ही स्लो है, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं सभी। आपको ये मत, कोई किसी ने भी ऐसा नहीं है कि जो पहले जैसे जब वैकेंसी आनी थी कि बहुत पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सभी लोग पढ़ रहे हैं। मेरे पास जितनों के भी कॉल आते वो यही कह रहे हैं कि सर जो पहले पढ़ाई हो रही थी वो अब नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, रुकना मत, चलते रहो, बस इतनी बात आप ध्यान में रखना। तो ये एप्लीकेशन पे इतना सब कुछ चल रहा है, और नेक्स्ट वीक तक मैं अपनी टेस्ट सीरीज भी जो फ्री में अपने लॉन्च करेंगे, जहां पर आप लोगों को भी थोड़ा सा आईना दिखाना है, वो भी अपने नेक्स्ट वीक तक कर देंगे। एप्लीकेशन में फ्री में भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, मोटर व्हीकल एक्ट जिसे अपने कहते हैं, वो सब आपको फ्री में वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है, देखो मुझे इस चीज के बारे में ये मत कहना कि सर आप तो कुछ बेच रहे हो, मत खरीदो। मैं स्पष्ट बात कहता हूं, आप मत खरीदो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आप कहीं से बुक पर परचेज कर लीजिए, आप Amazon किंडल से परचेज कर लीजिए, आपको जहां से भी सही लगे आप वहां से परचेज कीजिए। पर ये नहीं मेरे को सुनने के लिए मिलना चाहिए कि सर आप तो कुछ बेच रहे हो और आप तो पैसे कमा रहे हो, ठीक है। ये चीज प्लीज मेरे को इस चीज में डिमोटिवेट मत करना। आपको नहीं खरीदना, आप छोड़ देना उस चीज को। आपको अभी पेड कोर्स भी आएगा जिसमें अपने MCQs का पेड कोर्स लेके आएंगे,
सिर्फ एमसीक्यूज का, तो वो खरीदना है, खरीदना नहीं खरीदना छोड़ देना। टेस्ट सीरीज आएगी वो भी पेड होगी, वो लेनी है नहीं लेनी वो आप पे डिपेंड है। मेरा काम है आपको चीज प्रोवाइड करना, वो लेना या नहीं लेना आप पे डिपेंड है, क्योंकि मेरे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। मैंने एप्लीकेशन बनवाई है, मेरे को 6 महीने हो गए उसमें कोई काम नहीं किया, तो इस कारण से टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज का जो पेड कोर्स है वो अपने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में लॉन्च करेंगे। और उसके साथ साथ एक बीपीएससी की भी एमसीक्यूज की बुक आती है, वो भी आज या कल में मतलब एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। आपको मैं एक्सेस करना मतलब उसको चलाना सिखा दूंगा एप्लीकेशन को, बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है एप्लीकेशन को चलाना। तो वो बीपीएससी की है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अमेजोन किंडल पे मिलती है अप्रोक्स, वो भी 150 170 के अप्रोक्स है वो भी। अगर अब भी आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ खरीदनी है बीपीएससी की, आप अमेजोन किंडल से खरीदोगे, उससे अच्छा अगर अपने यहाँ पर 70 या 80 रुपए में अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप यहीं से खरीद लेना ना। तो बाकी आपकी मर्जी है, देखो आपको जो सही लगे, आपको अच्छा लगे आप ले लेना, आपको नहीं अच्छा लगे मत लेना। जो ऑटोमोबाइल का मैंने 5 बुक का बंडल बताया है, ठीक है, बेसिकली मैं कृपाल सिंह से नहीं पढ़ाता हूं, आपने कभी देखा भी होगा, तो मैं 20% सिलेबस ही मतलब पढ़ने वाली चीजें कृपाल सिंह से पढ़ा रहा हूं। बाकी जितनी भी है वो मैं आपको उन्हीं बुक्स में से कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें सब कुछ पता होना चाहिए, आप वो ऑटोमोबाइल की बुक का बंडल खरीद लेना, ठीक है। ऑटोमोबाइल की बुक का बंडल खरीद लेना, वो आपको सस्ते ही पड़ेगा अप्रोक्स 5 बुक के 200 में, तो 40 रुपए की बुक यार कोई महंगी नहीं होती, ठीक है। मूव करते हैं पहले एमसीक्यूज के ऊपर। 39 जनरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज इन कार इंजन। देखो वास्तविकता में बताऊं तो मैं खुद इस एमसीक्यूज में कंफ्यूज हूं, ठीक है। सही आंसर इसका ये होगा, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्प्लैश भी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। परंतु अकॉर्डिंग टू आरपीएससी के अकॉर्डिंग प्रेशर जो अपना लुब्रिकेशन सिस्टम है वही इसका सही आंसर होगा। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि दाब लुब्रिकेशन सिस्टम स्नेहक प्रणाली ही सामान्यतः जो है एक कार में यूज की जाती है। बात करूं 39 की ना, हाँ 39 है, 37% बच्चों ने किया है, तो कोई बात नहीं है, तो मुझे भी नहीं आता है। मैं कि भगवान नहीं हूं, आप ये सोचो कि मेरे को सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं भी जाके कंफ्यूज होता हूं, पर जो आंसर है वो आंसर ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं 10% आपको ऐसे एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे जो मुझे भी नहीं आते होंगे, ये वास्तविकता है। 10% एमसीक्यूज आपको ऐसे मिलेंगे जो मुझे भी नहीं आते होंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ डीजल साइकिल आपको बेसिक में ही करवा दिया गया था, थर्मल में आपको थर्मल में ही करवा दिया गया था, फिर क्यों गलत किया इतने लोगों ने। चलो मैं मानता हूं आईसी इंजन अभी हुआ है, आधों का हुआ होगा, आधों का नहीं हुआ होगा, पर डीजल साइकिल तो आपको पहले ही करवा दिया गया। अपने आपको सुधारिए उस चीज को यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं काम चलेगा। डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इसका सही आंसर क्या होगा मैं सीधी सीधी बता देता हूं, 2 आइसेंट्रोपिक और एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर अपना होगा। ये कुछ इस प्रकार से बनता है ना, रुको, ये कुछ 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 इस प्रकार से बनता है, गलत बना रहा हूँ, एक सेकेंड डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल आ जाएगा और एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आ जाएगा, और 2 अपने पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आ जाएंगे। एडियाबैटिक भी इसे कह देते हैं, रुदोसम जिसे अपने कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में आइसेंट्रोपिक है, एडियाबैटिक है ही नहीं है, रुदोसम है ही नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसका आंसर होगा ये। और मेरे को उम्मीद थी, वास्तविकता में मुझे उम्मीद थी कि 80% से ऊपर बच्चे करेंगे, और सिर्फ 56% बच्चे हैं। आपको कंपटीशन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन आपके इसी ग्रुप में आपको मिलता है, याद रखना ये बात। आपको कहीं भी कंपटीशन नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि यार पता नहीं क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपकी सच्चाई है। आप खुद देख लेना आप कितने बच्चों से आगे हो जो भी सही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास ना जब मैंने अपना एप्लीकेशन पे वो बना दिया ना, टेस्ट बना दिया, तो ज्यादा नहीं 20 या 30 एमसीक्यूज का बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे पहला टेस्ट।
वो टेस्ट में मेरे पास सारी डिटेल होगी, किस बच्चे ने किस नाम से टेस्ट दिया, उस वक्त अपने बात करेंगे। आपको पूरी एक लिस्ट दी जाएगी कि ये बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, कम किसके हैं, किसकी क्या हालत है। जीरो सिटेन नंबर शून्य है, सिटेन अंक होता है। जीरो सिटेन नंबर अल्फा मेथाइल नेप्थनेल में होता है, और जीरो जीरो ऑक्टेन नंबर किस में होता है। मैंने बड़े यार, ये तो ना मतलब बच्चों को भी कह दो ना आप याद करने के लिए, वो भी करते। वो होता है एन हेप्टेन में। ये बात मैंने आपको करवा रखी है और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई हुई है। मैंने कहा भी है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, और इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है, याद रखना ये बात। क्या पता पूछा गया हो, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, पर इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। 2021 में के लिए इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें भी मुझे 80% चाहिए था, वो भी आप 48% रह गए। पता नहीं दिमाग आपका कहां गया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। अच्छी बात है, जैसा आपको अच्छा लगता है यार, वो आपकी सिरदर्दी है। अच्छा साहब, अब अपने बात करते हैं। क्लच अपने खत्म हो चुके हैं, क्लच को अपनों ने पढ़ लिया। पावर ट्रांसमिशन चल रहा है। पावर ट्रांसमिशन के आगे क्लच के बाद में अगला कंपोनेंट क्या आता है, तो अगला कंपोनेंट आता है अपने पास गियर बॉक्स। पिछली पिछली क्लासेज में आपको मैंने सब कुछ समझा दिया था कि किस प्रकार से क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर डिफरेंशियल और फिर रेयर एक्सल में अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और रेयर एक्सल के बाद में व्हील तक अपने पावर को कैसे पहुंचाते हैं। गियर बॉक्स के बारे में बात करता हूं। कुछ बातें हैं जो वन लाइनर है, उसको लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वैसे बच्चों वाली बातें हैं, पर आपकी जो एमसीक्यूज करने का तरीका है वो बच्चों से भी बुरा है, तो इसलिए आपको करवाना भी जरूरी हो गया। क्या है गियर बॉक्स? गियर बॉक्स इज ए स्पीड एंड टॉर्क चेंजिंग डिवाइस है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। क्या है गियर बॉक्स? एक स्पीड और टॉर्क को चेंज करने वाला डिवाइस है, इस बात को ध्यान में रखोगे। यह देखो, गियर बॉक्स समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, मतलब वर्किंग समझाने की जरूरत नहीं है, अंदर क्या होता है उसके अंदर वो मैं समझाऊंगा, आपको मत घबराना। पर वर्किंग समझाने की जरूरत नहीं है कि गियर का काम क्या होता है ना, वो आपको गियर बॉक्स होता कहाँ है, किसे कहते हैं, क्या करता है, वो सबको पता होता है, सबको पता होता है वो। यह इंजन व ड्राइविंग ड्राइविंग व्हील के मध्य टॉर्क चेंज करता है। जब भी आप सोचते हो ना कोई चीज, मतलब अपने ऑटोमोबाइल में, उसको बेसिकली आप लोग आसानी से समझना चाहते हो, मतलब एक बहुत आसानी से। तो आप क्या सोचते हो, बाइक वगैरह। और जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से सोचते हो, तब आप सोचते हो फोर व्हीलर। पर मेरा मानना यह है कि आपको फोर व्हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना चाहिए। परंतु अपना दिमाग कहां जाता है, अपना दिमाग कहां जाता है, अपना दिमाग जाता है टू व्हीलर पे। उसका कारण है कि अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है 100% बच्चों के घर पे टू व्हीलर होगा, और इस कारण से अपना दिमाग जब भी अपने बात करता है क्लच, क्लच लीवर, आप में से 90% बच्चों का दिमाग जाता है वो क्लच, वो लीवर जो अपने बाइक में यूज करते हैं। अगर कोई स्कूटी है तो वो बात अलग है, कोई लड़की सुन रही है अगर उनको नहीं पता तो स्कूटी की बात अलग है। पर यदि लड़का है तो उसको ये उसके दिमाग में मेंटली क्या आ जाएगा, क्योंकि वो 24 घंटे उस चीज से घिरा हुआ रहता है, आपके मेंटली दिमाग में जाएगा कि क्लच लीवर मतलब वो जो हाथ से दबाते नहीं। आप फोर व्हीलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचो, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, और इसका काम मैं लिख देता हूं ना, वाहन वाहन को चलाने के लिए, वाहन को मूव करने के लिए ना, वाहन को मूव के लिए अपने को क्या चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए होती है। बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल सर चाहिए। एक सेकंड, एक बात और लिखता हूं। वाहन को मूव या मोशन, मोशन लिख लो, गति लिख लो ना, मोशन के बाद चलाने के लिए चलाने के लिए
क्या है, कम पावर चाहिए होती है किसकी, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। देखो आपको भी पता है कि अगर अपने व्हीकल को रेस्ट पोजीशन में, जहां कोई व्हीकल खड़ा हुआ है वो उस पोजीशन में अपने अगर चलाना है तो अपने को पहला गियर क्यों होता है, ताकि अपने को ज्यादा टॉर्क प्राप्त हो सके। ताकि अपने को ज्यादा टॉर्क प्राप्त हो सके। और जैसे ही वो व्हीकल मोशन में आ जाता है, मूव हो जाता है, जैसे ही वो व्हीकल मूव हो जाता है, देन अपने को जो उसको चलाने के लिए पावर चाहिए थी उसके कंपैरिजन में अपने को क्या चाहिए, कम पावर चाहिए। और यही काम होता है गियर बॉक्स का। अब आप थोड़ा सा उसके काम के बारे में समझ गए होंगे कि क्या काम होता है गियर बॉक्स का। क्योंकि जो इंजन की शाफ्ट है ना, इंजन की शाफ्ट से तो अपन को एक एक मतलब कॉन्स्टेंटली एक समान आउटपुट ही निकल रहा है। ये थोड़ी है आपने अगर आपको इंजन से आप पावर जनरेट कर रहे हो तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप इंजन की शाफ्ट को डायरेक्ट रेयर व्हील से जोड़ दोगे। यदि आप ऐसा करोगे तो किस प्रकार से आप पावर को, टॉर्क को कम और ज्यादा कर सकोगे। यदि आप टॉर्क को कम और ज्यादा नहीं करोगे तो आपका व्हीकल ही नहीं मूव होगा। ये फॉर एग्जांपल से समझो इस चीज को। आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ अच्छे से समझना। देखो मैं समझाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा बहुत कम। मैं पहले ही यहां यहां मैं ना आपको पहले पहले बता रहा हूं कि मैं समझाऊंगा लिखवाऊंगा कम। ये सब बातें समझने की है, लिखने की नहीं है। अभी समझना है इस चीज को। क्या समझना है कि जैसे ही यदि अपने दो कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन में तो अपने ने क्या किया कि इंजन शाफ्ट को डायरेक्ट जोड़ दिया रेयर एक्सल से और उससे व्हील मूव हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन अपने करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है इस कंडीशन में आपका जो व्हीकल है वो मूव नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, अच्छा साहब, अच्छा इसी कारण से अपने गियर बॉक्स यूज करते हैं। समझ रहे हो कि कारण क्या है गियर बॉक्स यूज करने का। जब अपने को रेस्ट पोजीशन से गाड़ी को उठाना है, मतलब उसको चलाना है, तो टॉर्क ज्यादा चाहिए और जैसे ही वो मोशन में आ जाती है तो टॉर्क अपने को कम चाहिए। और यही काम होता है गियर बॉक्स का। ये बात ध्यान में रखना। यदि मैं लिख देता हूं, एक लाइन और लिख देता हूं। यदि इंजन शाफ्ट को डायरेक्टली ड्राइविंग व्हील से जोड़ दिया जाए तो व्हीकल मोशन में नहीं आएगा। इतनी बात आप समझ गए हो। बातों को समझते जाना। ऑटोमोबाइल सिर्फ समझने की है, करने और लिखने की नहीं है। कहीं भी मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, जितना हो सकता है मैं आपको चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना कुछ भी हो सकता है आप डेफिनेटली जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। करवाया जो एमसीक्यूज है ओवरऑल वो अपने यूट्यूब पे भी कुछ करवा देंगे और बाकी जितना फोकस होगा वो अपने पेड कोर्सेज में रखेंगे कि वहां पर अपने एमसीक्यूज को करवाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। गियर बॉक्स के द्वारा अलग समझना। देखो बेसिक करवा रहा हूं तो उस चीज को समझते रहना, क्योंकि यहीं से आपको एक नींव है ना। आप नींव जितनी गहरी आप मतलब करोगे ना उतना ही घर मजबूत होता है। ये बात ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। लिखने वाली चीजें लिखते रहो। गियर बॉक्स में एक न्यूट्रल व रिवर्स पोजीशन भी होती है। ये भी बात आप सभी को पता होगी। ठीक है साहब, इतनी बात आप समझ गए हो। सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक बेसिक ओवरव्यू अपनों ने समझा। आगे चलते हैं।
हाँ, यहीं पे लिखना चालू करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि वन लाइनर टाइप लिख रहे हैं तो वो यहीं पे लिखते हैं। अब अपने बात करें कि गियर बॉक्स की आवश्यकता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की अपने को प्रतिरोध देखने के लिए मिलते हैं। प्रतिरोध इन द सेंस कैसे कि अपने को कई बार क्या है कि स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अब स्पीड ब्रेकर में क्या है, टॉर्क ज्यादा चाहिए, बिल्कुल ज्यादा चाहिए। क्लाइंबिंग करनी है, क्लाइंबिंग में अपने को क्या चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए। वो भी अपने लिए एक मतलब प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो भी अपने लिए एक अगर हैवी लोड है वो भी एक रेजिस्टेंस है। उन सब के लिए अपने को गियर बॉक्स की आवश्यकता होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कंडीशन को समझना, एक कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप समझते हो तो। सबसे पहली कंडीशन क्या है, यदि व्हीकल को यूनिफॉर्म स्पीड पर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक मतलब जो जैसे अपने क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड इन द सेंस कि उस व्हीकल को एक समान स्पीड पर चलाने के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, मैं लिखता हूं यूनिफॉर्म स्पीड पर चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स, नहीं इसको नीचे लिखते हैं, एक सेकेंड, के लिए ड्राइविंग फोर्स या इसे अपने कहते हैं ट्राएक्टिव फोर्स। ये बात ध्यान में रखना, ट्राएक्टिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जहां पर अपने जिससे जिससे अपने क्या है व्हीकल को मूव कर सके, उस फोर्स को अपने कहते हैं ट्राएक्टिव फोर्स। बराबर होना चाहिए सम ऑफ ऑल अपोजिट फोर्सेज, अपोजिट फोर्सेज। सम को क्या कहते हैं, जोड़ के, है ना, विपरीत बलों के जोड़ के। ठीक है, मतलब सभी विपरीत बलों के जोड़ के बराबर होगा यदि अपना ट्राएक्टिव फोर्स, जहां पर अपने मतलब वो फोर्स जहां जिससे अपने व्हीकल को चलाते हैं, अगर वो इक्वल होगा तभी अपना व्हीकल क्या होगा, मूव होगा या यूनिफॉर्म स्पीड में अपना चलेगा। अब एक दो कंडीशन और भी है, वो भी समझते चलो साथ के साथ। अच्छा साहब, अब अपने ने क्या किया, ट्राएक्टिव एफर्ट, इसको फोर्स ना करो, इसको एफर्ट कर लो, ट्रैक्टिव एफर्ट कर लो, ताकि थोड़ा सा चेंज आपको पता लगे। सॉरी, ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, ट्रैक्टिव एफर्ट यदि ज्यादा होगा अपोजिंग रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा, व्हीकल क्या होगा, अपना मूव होगा, व्हीकल क्या होगा, व्हीकल एस्केलेट होगा मतलब व्हीकल तेज चलेगा। ठीक है, यदि अपना ए कंडीशन ये है। बी कंडीशन क्या है, यदि ट्रांसएक्टिव फोर्स कम होगा टोटल अपोजिट रेजिस्टेंस के, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी, अपनी स्पीड कम कर देगा। इस बात को आप ध्यान में रखना, दो कंडीशन है, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, तो इसलिए आपको जरूरी है इस चीज को समझना। आराम से चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है, मुझे किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, मुझे पता है मैं आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत बहुत ही ज्यादा समय बचेगा, अपने को लग रहा है कि बस, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, मैं आराम से आपको करवा रहा हूं, मुझे 1% भी मुझे जल्दबाजी नहीं है। एक अच्छे से अपनी क्लासेस चल रही हैं, फ्लूलेंट चल रही हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ, आपको एक ही मात्र चिंता होनी चाहिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि लिखना है सिलेबस को, कि पढ़ के उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो, मैंने आपको ये बात मैं पढ़ के सुना देता हूं। व्हीकल को नहीं, मैं लिख देता हूं, व्हीकल को ज्यादा फोर्स व उच्च टॉर्क चाहिए
चाहिए कब चाहिए? जब कब चाहिए? जब व्हीकल क्या होगा? मूव फ्रॉम रेस्ट, मूव फ्रॉम रेस्ट। यार मैंने थोड़ा सा इसको एक तरीके से लिखे, रुक जाओ। व्हीकल मूव फ्रॉम रेस्ट मतलब जब रेस्ट से चलेगा, जब रुका होगा तब चलेगा, ठीक है। तब उसको क्या चाहिए? ज्यादा पावर चाहिए। हिल क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग के समय ज्यादा पावर चाहिए। एक्सलरेशन, एक्सलरेटिंग और कैरिंग हैवी लोड, हैवी लोड्स के समय उसको क्या चाहिए? उसको ज्यादा पावर चाहिए। अदर जो भी रेजिस्टेंस आपके दिमाग में आते हैं वो सभी आप सोचते रहिए, उस चीज में कोई भी मतलब अपने को प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात होगी, आगे चलते हैं। व्हीकल को यदि ज्यादा पावर चाहिए, वह मतलब क्या कहते हैं, हाई टॉर्क चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने को व्हीकल में हाई टॉर्क चाहिए, ये बात ध्यान में रख लेना। इंजन की शाफ्ट से जो आउटपुट आ रहा है ना वो सेम ही रहेगा, चाहे आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए चाहे आपको टॉर्क कम चाहिए। ये बात मैंने पहले भी की है, दोबारा भी कर रहा हूं। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि सपोज 3 गियर और एक रिवर्स गियर वाला कोई गियर बॉक्स है, ठीक है, जो नॉर्मली अपने ऑटोमोबाइल बेसिक में पूछा जाता है। अभी उसके आगे तो 5 5 6 6 गियर वाली आ चुके हैं, उस चीज की बात नहीं करते। 3 गियर और एक नॉर्मल रिवर्स गियर वाला व्हीकल है। तीसरा गियर जो है वो टॉप गियर है। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बच्चे ये बताओ कि व्हीकल में तीसरा गियर लगा हुआ और इंजन से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, या मतलब इंजन से जो आउटपुट आ रहा है वो पहले गियर के तुलना में कैसा होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, या सेम रहेगा? तो वो सेम ही रहेगा। ये नहीं है कि इंजन से आउटपुट अपने को कम या ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब व्हीकल स्पीड एक समान इंक्रीज हो जाए तो सेम टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। ये बात भी मैंने आपको करवा चुका हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो चीज करवा दी है वो करवा दी है। कि मतलब अपने को स्टार्ट करने के लिए, सॉरी डिफरेंशियल नहीं करना ना, गियर बॉक्स कर रहे हैं। मैं अभी डिफरेंशियल पे लगा हुआ था, डिफरेंशियल खत्म कर दिए। अब रेयर एक्सेल करने के बाद में आज की तारीख में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरी मेरी तरफ से, मेरे से वो कंप्लीट हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन मैं पूरा कर दूंगा आज की तारीख में। रेजिस्टेंस ऑफ मोशन किस प्रकार, मतलब कौन कौन से रेजिस्टेंस मतलब क्या? प्रतिरोध ना, प्रतिरोध प्रतिरोध है ना। एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या? इट इज रेजिस्टेंट ऑफर बाय द एयर टू द व्हीकल मोशन। इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे, स्पीड ऑफ व्हीकल पे, विंड वेलोसिटी पे ये करता है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल वेट विच इज पैरेलल ऑन द प्लेन ऑफ द रोड। मतलब ये क्या है? व्हीकल के वेट के ऊपर, भार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इस चीज को आपको सही तरीके में लिख देता हूं। मतलब प्रतिरोध कौन कौन से प्रतिरोध? एक तो जो एयर के कारण है, वायु के कारण, ठीक है। ये क्या है? भार के कारण भी हो गया ये। आगे चलते हैं, भार के कारण, वेट के कारण। यहाँ पर वेट लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, हिंदी वाले को प्रॉब्लम आएगी। पढ़ना नहीं है, मेरी तरफ से मत पढ़ना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे चलता हूं। फोटो, आप अपने पास फोटो ही फोटो, अब अपने पास कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ फोटो। ओके। और कुछ ऐसे विविध मतलब रेजिस्टेंस, जैसे रोड की कैरेक्टरिस्टिक, रोड कैसी है, फॉर एग्जांपल वो गर्म है, ठंडी है, टायर किस प्रकार के अपने यूज कर रहे हैं, वेट ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड, ये सब मतलब अपने को
रेजिस्टेंस प्रतिरोध में जो प्रतिरोध अपना मोशन से हो रहा है उसको अपने ये बताता है। ये हो गया आपका एक बेसिक ओवरव्यू किस चीज को लेकर, तो एक बेसिक ओवरव्यू अपना गियर बॉक्स को लेकर कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बात करेंगे गियर बॉक्स के विभिन्न विभिन्न प्रकारों के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, कि संचरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने उठाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन को अपने पढ़ेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे पहला जो अपने को देखने के लिए मिलेगा वो अपने पास आएगा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। मैं आपको फोटोज लगा के देता हूं, यहां पर देखता हूं अगर आएंगी, फिर अपने आगे चलते हैं। मैंने सारा इसको फोटो में समझा दूंगा आपको। आगे चलता हूं, एक सेकंड रुक जाना, बस आपको मैं सारी फोटो लगा लूं, क्योंकि देखो पहले मैं फोटो नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि आप मतलब कितना लंबा वो चलेगा आपका पढ़ाने वाला, कि मतलब कितने कितने पेजेस में वो कंप्लीट होगा। हाँ, अगर मैंने पीडीएफ अकेली सेंड करनी होती तो मैं कर भी देता हूं। सारा कुछ समझा दूंगा, सारा कुछ, चिंता मत करना आपको। 10 हो गया, 11 नंबर खोलना है। गियर न्यूट्रल अपनों ने दिखा दिया, ठीक है। आगे चलता हूं, आपको पर्टिकुलर प्रत्येक गियर समझाता हूं मैं अभी आपको, रुक जाओ। ये आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, छोटी फोटो आ नहीं रही, मैंने इसको कुछ ना कुछ करूंगा। अब फॉर एग्जांपल ये रहा फर्स्ट गियर, किस प्रकार से काम करेगा उसके ऊपर अपने बात करेंगे। फर्स्ट गियर, देन अपने मूव करेंगे सेकंड गियर के ऊपर। फर्स्ट गियर हो गया, सेकंड गियर ये रहा। आगे चलते हैं, 16 तक है ना अपने पास, 16 तक है, ओके। मैं 18 तक सोच के बैठा था। थर्ड गियर जिसे अपने टॉप गियर भी कहते हैं, वो भी किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में। और फाइनली अपने बात करेंगे, आज अपने मेरे ख्याल से इतना ही हो पाएगा आज ना, 16 नंबर जिसे अपने रिवर्स गियर भी कहते हैं, ठीक है। आप बैक चलते हैं, बैक टू वर्क। चलो, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। मैनुअल कौन सा, जिसमें कार में वो गियर योर्क लगा होता है, कि मतलब वो लीवर लगा होता है जहां पर अपने उसको पहला दूसरा गियर, उसको मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। अभी वीडियो भी दिखाता हूं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में क्या कुछ होता है, आउटपुट शाफ्ट, लोअर एंड रिवर्स स्लाइडिंग गियर, सेकंड स्लाइडिंग क्लच, इनपुट शाफ्ट, क्लच गियर, काउंटर शाफ्ट गियर ड्राइव, काउंटर शाफ्ट, लो स्पीड गियर, सेकंड रिवर्स आइडलियर गियर शिफ्ट फोर्क, उसे गियर शिफ्ट फोर्क कहते हैं, जो अपने वो लीवर को देखते हैं। ये बात आप देख लेना, आपको अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं तो पार्ट्स आपसे कोई नहीं पूछता। ओहो, ठीक है, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। देखो, ये है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, एक बड़ा ही सिंपल सा फंडे है, वो आपको समझने हैं अभी इसके अंदर। इट इज ए सिंपल टाइप ऑफ गियर बॉक्स। ये मत सोचना हिंदी वाले की इंग्लिश में, बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं, ये उस प्रकार की इंग्लिश है जो आपको आसानी से समझ आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे मैं स्टार लगा रहा हूं। कौन से गियर यूज होते हैं, तो स्पर गियर यूज होते हैं इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। यहां पर जो गियर यूज हो रहे हैं वो स्पर गियर यूज हो रहे हैं। फिगर 3.16 में कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है, जिसमें 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड गियर है। देयर आर 3 गियर्स 1, 6 एंड 5। ये 1, 6 एंड 5
जो मेन शाफ्ट पे है, और 4 गियर जिसमें 2 3 4 और 7, 2 3 4 और 7 जो है काउंटर शाफ्ट पे, या ले शाफ्ट आप इसको कह सकते हो। द 2 gear on the main shaft 6 and 5 can be sliding by shifting yoke। यहां पर ये जो यहां पर योग लगा होता है, यहीं पर लीवर लगा होता है, यहां पर अपने कुछ इस प्रकार से, जिससे अपने इसको इधर और इधर इधर इस प्रकार से मूव करते हैं। बातों को समझते रहना, वीडियो दिखाऊंगा उसमें समझ आ जाएगा। मैश विद द गियर 3 and 4, जिससे जिससे अपने क्या है, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, इसको 4 के साथ है, इसको 8 के साथ। 8 एक आइडलर पूरी है जो रिवर्स गियर के लिए अपने यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स में अपने को उल्टा चलाना होता है, इस कारण से। ए सेपरेट आइडलर गियर 8 इज माउंटेड ऑन द आइडलर शाफ्ट। बच्चों वाली बातें हैं, बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है। मैं आपको लिख देता हूं, एक तो आपको स्ट्रक्चर याद करना है, दूसरा क्या याद करना है कि कौन सा गियर यूज हो रहा है। एक तो ये याद करना और एक स्ट्रक्चर यूज सॉरी 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 स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, अभी अपने चालू करते हैं मैनुअल स्लाइडिंग मैच 4 नंबर। ठीक है, रुको मैं एडिट में ले लूं इसको। हाँ, गियर फोक ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो यार बहुत छोटा दिखेगा ना अपने को, कोई बात नहीं, मैं पेन भी छोटा कर लेता हूं। ये है अपने पास गियर फोर्क। ठीक है, अभी क्या हो रहा है आपको अभी ध्यान से दिख रहा होगा कि यहां पर ये जो गियर्स हैं इसमें 4 4 5 5 लंबे लंबे चौड़े बता रखे हैं। तो यार पेंसिल क्यों खोल ली है मैंने, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड यार, एक सेकंड, अभी समझाते हैं आपको। इस एनिमेशन में सिर्फ और सिर्फ किस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है, गियर योग फोर्क को समझना है कि अपने जो ऊपर से वो हैंडल पकड़ते हैं उसका काम क्या होता है। इतनी बात समझ गए? ओके ठीक है, ओके। आपको इस वीडियो में इस एनिमेशन में इतना ही समझना था। आगे चलता हूं, अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये वीडियो या मतलब सॉरी ये एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा। पहला ये न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, अभी रुको, ये रिवर्स वाला आ गया, रुक जाओ। ये पहला गियर लग गया। ठीक है, ये अभी सेकंड गियर लग गया। यहां पर ये इधर आ गए थर्ड गियर, और ये शिफ्ट हो गए फोर्थ गियर, और रिवर्स गियर के लिए अपने ये कर देंगे। अभी आपको क्या है, ये हो किसकी सहायता से रहा है, ये हो योर्क की सहायता से रहा है। यदि आप यहां पर नोटिस करोगे, यहां पर ये योर्क का जो सॉरी योर्क नहीं फोर्क की सहायता से हो रहा है। तो इसके यूज से अपने क्या कर रहे हैं, इसके यूज से ही अपने जो गियर है उसको स्लाइड में मूव कर रहे हैं, और इसी कारण से स्लाइडिंग करने के कारण से इसको स्लाइडिंग मैश कहा जाता है। दूसरे वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा, मैं पेन चेंज करूं। अभी ये जो गियर है ये इधर आके मैश हो जाएगा, तो ये 1 नंबर बन जाएगा, ये 1 नंबर हो गया। ये गियर यहां आ जाएगा, ये 2 नंबर। तीसरा गियर इधर आ जाएगा, 3 नंबर। चौथा गियर इधर आ जाएगा, 4 नंबर। और रिवर्स गियर अपने पास इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसको रिवर्स गियर अपने कह देंगे। इतनी बात भी आप समझ गए होंगे, वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। आगे चलता हूं, आगे और एक वीडियो है अपने पास आपको और आसानी से समझाने के लिए। देखो, पावर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है, रुक जाओ। हाँ, पावर आ रही है, आ रही है। ओके, एक सेकंड, ये तो हो गया। ये अपने पास आ गया फोर्थ फाइनल या टॉप गियर जिसे अपने कहते हैं। यहां पर ये आ गया पहला गियर। ठीक है, देन ये आ गया सेकंड वाला आ गया, और फिर इसने अच्छा मतलब इसने 3 ही बताए हैं, पहला, और उसके बाद में सेकंड, थर्ड वाला यहां से निकाल दिया, और फोर्थ वाला डायरेक्ट हो गया। समझ लेना, आपको एक बार ओवरव्यू समझ लो इस चीज का। अभी और बातें आपको फोटो से समझ आएंगी, सब कुछ मिक्स करते हुए चलना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, जब ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो टॉप गियर आ गया, ये आ गया अपना पहला गियर, ये आ गया अपना दूसरा गियर, और ये आ गया अपना तीसरा गियर आ गया, और यहां पर ये आ गया अपना फोर्थ गियर।
ठीक है, ये 4 गियर इसने बताए हैं। समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बैठे हैं, आपको समझाने के लिए ही क्लासेस ली जा रही हैं, तो आप समझना। वर्किंग तो लिखने लिखवाने वाली कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ समझना है, इतनी बात आप समझ गए हो। अब अपने चलते हैं वीडियो पे, फिर से खोल दूं। यॉर्क का काम यहां पर समझना, यॉर्क का फोर्क का काम क्या है, उसके बाद में आगे चलूं। ये किस प्रकार से पहला लग गया, ये दूसरा यहां से फोर्क की सहायता से इधर, फिर यहां मैश कर दिया, उसको स्लाइडिंग करके इधर कर दिया, रिवर्स वाले को इधर कर दिया, ये भी आप समझ गए। आगे चलता हूं, यहां से आप समझ रहे हो कि ये तो अपना, एक सेकेंड, ये अपना टॉप गियर आ गया, ये फर्स्ट गियर आ गया, और ये सेकंड गियर आ गया, और इससे अगला जो होगा वो अपना थर्ड गियर होगा, और टॉप गियर में सीधा डायरेक्ट यहां से निकल जाता है। इसको भी काट दो। इतनी बात आप समझ गए हो। अब आपको बड़ा ही आराम से इन चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। पूछा क्या जाएगा, पूछा सिर्फ यही जाएगा कि कौन सा गियर यूज होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बात है कि कौन सा गियर यूज किया जाता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। आइडलर पुली भी यूज होती है, थोड़ा इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। स्ट्रक्चर याद करोगे तो आसानी से समझ जाओगे। गियर इन न्यूट्रल, जो पीछे आपको पोजीशन दिखाई गई है, ये पोजीशन आपकी न्यूट्रल है। इस समय कोई भी गियर किसी भी गियर के साथ मैच नहीं कर रहा है, कोई भी गियर किसी भी गियर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अच्छा, क्लच वगैरह, और ये क्लच डॉग और स्पिनल नहीं पड़ा था, वही है ये। आगे चलता हूं। पहला गियर वर्किंग पढ़ लेना, कुछ नहीं है। पहले गियर में क्या होता है, वर्किंग याद रखना। ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब मैं आपको लिख दूं इसके ऊपर, तो सीक्वेंस याद करके रखना कि कौन से गियर में कौन सा, मतलब पहले किस गियर में पावर जा रही है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन, चौथा कौन सा। फॉर एग्जांपल, पहले और लो स्पीड गियर के अंदर अपने क्या करेंगे, पहले गियर से सेकंड में। अभी मैश कौन सा हुआ है, ये बात ध्यान रखो, मैश कौन सा हुआ, 5 नंबर वाला गियर 4 के साथ आके मैश हो गया। ठीक है, ये तो घूम ही रहे हैं, ये तो घूम ही रहे हैं, पहला और दूसरा, और इसी कारण से जो अपने ये काउंटर शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट है, वो अपनी घूमती है, और जब ये काउंटर शाफ्ट के ऊपर 5 नंबर गियर आके मैश हो जाता है, तो यहां पर अपने को प्राप्त होता है आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट के ऊपर अब मतलब अपने को फर्स्ट गियर प्राप्त होता है, फर्स्ट गियर में अपने टॉर्क ज्यादा होता है, ये बात अपने कर चुके हैं। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो सीक्वेंस, पावर ट्रांसमिशन का सीक्वेंस याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रख लेना, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। दूसरे गियर में क्या किया, दूसरे गियर में अपनों ने ये, सेकंड गियर में अपने क्या, जो 6 नंबर गियर था उसको मैश कर दिया किसमें, 3 नंबर गियर में। सेम अपने को सीक्वेंस याद करना है, स्ट्रक्चर याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, फालतू की चीजें नहीं करवा रहा हूं मैं, सीधी सी बात आपको कहूं तो। थर्ड एंड टॉप मोस्ट गियर मैंने उस एनिमेशन में भी दिखाया था कि डायरेक्ट इधर से निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड गियर और टॉप गियर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर एक गियर और फालतू दे दिया जाता, ठीक है, और यहां पर भी एक गियर इधर और एक गियर इधर आ जाता, तो यहां पर थर्ड गियर अलग को कह देते, और फिर उसके बाद में अगला फोर्थ गियर, एक टॉप गियर अलग बन जाता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी अपने को जो बेसिक है वही समझना है। तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट अपना 1, 6 और 5 सीधा निकाल दी पावर। जहां पर टॉप गियर है, अपने को पूरी की पूरी आउटपुट शाफ्ट का जो पावर है वो क्या है, अपनी बराबर लगभग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्लच एंड डॉग था वो एक दूसरे के साथ ऐसे 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 मिल जाएगा। ठीक है, और वो घूमने लग जाएगा। पॉजिटिव क्लच भी इसे अपने कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। ऐसा मत समझना क्लच इसके अंदर है, नहीं, उसका नाम है, तो उस चीज को ध्यान में रखना।
ये भी क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान में रख देना। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं रिवर्स गियर के बारे में। देखो आइडलर पुली है ना, जो आइडलर पुली वो विपरीत दिशा में घूमती है, विपरीत दिशा में घूमेगी। और विपरीत दिशा में घूमने के कारण क्या होगा कि यहां से ये जब 5 नंबर गियर है ये मैश होगा 8 नंबर से, सॉरी यहां से पावर ट्रांसमिशन हो रही है, ये मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। यदि यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और अगर अपने बात करें पहले गियर की, तो अगर 5 नंबर यहां पर आके मैच होता 5 नंबर, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता। परंतु आइडलर पुली 8 नंबर इसके अंदर आ गई तो वो घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी तो ये 5 नंबर है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और इस कारण से ये आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट पर जो अपना जो व्हील है वो क्या होगा, वो विपरीत दिशा में घूमेगा और उल्टी दिशा में मूव होगा। इस तरह से अपने यूज करते हैं किस चीज को, इस तरह से अपने यूज करते हैं रिवर्स गियर को। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। यूज मेन इंपॉर्टेंट क्या, आइडलर पुली जो विपरीत दिशा में घूमती है, आइडलर पुली नहीं, आइडलर गियर विपरीत दिशा में घूमता है। थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना। देखो मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी आप अपने से पढ़ लेना, मेरा काम समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। डबल डी क्लचिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात आपके दिमाग में डाल देता हूं। अपन लोग जिसने अगर 4 व्हीलर चलाया है उनकी बात करूं तो डबल डी क्लचिंग क्या होता है कि अगर अपने नॉर्मली स्लाइडिंग मैच की बात कर रहे हैं, अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो, लाइसेंस है तो चला ही होगा, पहली बात मुझे लगता है ऐसा। पहला गियर, ठीक है, पहला गियर शिफ्ट किया, देन अपने न्यूट्रल करके फिर दूसरा गियर, फिर न्यूट्रल करके तीसरा, और फिर चौथा, और फिर पांचवा, और फिर रिवर्स गियर ऐसे लगाते हैं। जितने भी गियर है वो बात की बात है, और उसी को कहते हैं डबल डी क्लचिंग। मतलब गियर को न्यूट्रल पोजीशन में लेने के बाद में ही अपने दूसरा गियर शिफ्ट करते हैं, और उसी को कहते हैं डबल डी क्लचिंग। और इस टेक्निक से क्या है, जो अपने शिफ्टिंग ऑफ गियर है ना वो प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है। डबल डी क्लचिंग के बारे में प्रैक्टिकली लाइफ में आपको समझा दिया, इस चीज को ध्यान में रख लेना। डबल डी क्लचिंग क्या होता है, पहला गियर शिफ्ट किया प्रैक्टिकल लाइफ में, देन उसको न्यूट्रल किया, दूसरे गियर शिफ्ट किया, फिर तीसरा, फिर न्यूट्रल, फिर चौथा, और फिर पांचवा या पांचवे की जगह रिवर्स है, जैसा भी आपके व्हीकल में है वो बात अलग है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहीं पर सिंगल मैश गियर बॉक्स अपना समाप्त होता है। मुझे लगता है पढ़ाई आप लोगों की सही चल रही है, जिनकी नहीं चल रही है प्लीज अपने आप को डिमोटिवेटेड ना फील करें, आपकी तरह ही सभी के सभी हो रखे हैं, तो इसलिए आप अपनी चलाते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। देखो बहुत बहुत सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो ये चाहते हैं कि हम सब में परफेक्ट हो जाएं, कि हम सब में परफेक्ट हो जाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मेरी टेक्निकल अच्छी है तो मुझे पता है कि मेरे को नॉन टेक में कोई ना कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मुझे ये बात पता है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी यही है। अगर आपकी नॉन टेक अच्छी है तो मुझे पक्का डैम श्योर है कि आपको टेक्निकल में प्रॉब्लम है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यदि आपको टेक्निकल में प्रॉब्लम है प्लीज उसको इंप्रूव कीजिए, आप उसको इंप्रूव कीजिए। आप नॉन टेक में कुछ बातें छोड़ सकते हो, आपको लगता है कि मैं 20% सिलेबस छोड़ दूंगा और मैं टेक्निकल को वो समय दे दूंगा, तो अच्छा रहोगे, क्योंकि 50% नंबर आपके कवर कर रहा है। 50% ऑफ एमसीक्यूज या नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ही देगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब कुछ पूछते हैं नॉन टेक्निकल, नॉन टेक आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, दुनिया जान की बातें मिल जाएंगी, किसी भी
मतलब चैनल को देख लीजिए, किसी को भी देख लेना, आपको नॉन टेक आसानी से मिल जाएगा। पेड कोर्सेज लॉन्च होंगे, ये पक्का है, एमसीक्यूज के ही पेड कोर्सेज लॉन्च होंगे, जहां पर अपने जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर उन सब से एमसीक्यूज उठाकर और उसको क्लासेज में करवाया जाएगा। और क्लासेज में करवाने के बाद में पेड कोर्स में, और उसके बाद में उसका टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट लिया जाएगा, किसके? मोस्ट इंपोर्टेंट के। मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे अपने पास, मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे उनका क्या है, अपने टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है उन्होंने एमसीक्यूज क्लासेस नहीं करनी है, उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से अपने बनाएंगे, तो अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर पाओगे, इस बात को ध्यान में रखना। और उसके अलावा जो अगर ओवरऑल जितना भी है वो अगर पेड कोर्स लेता है, तो उसको जितना भी मटेरियल, जो टेस्ट सीरीज है, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ है, वो सब कुछ आपको उस मतलब जो मतलब पूरा अपना पेड कोर्स का जो भी बंडल होगा तो उसके अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि एमसीक्यूज करवाने के बाद में एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको आपके पास होनी इंपॉर्टेंट है, तो इस कारण से आप एमसीक्यूज की चिंता मत कीजिएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं, एमसीक्यूज यूट्यूब पे करवाए जाएंगे तो वो बहुत ही लिमिटेड करवाए जाएंगे। इतना भरपूर, अच्छा मेरी फोटो आ गई होगी ना, इतना ज्यादा मतलब आप सोचो कि नहीं मतलब सारे के सारे एमसीक्यूज ही करवाए जाएंगे, वैसा नहीं होगा। यूट्यूब पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे, ठीक है, वो करवा दिए जाएंगे। अगर किसी को चाहिए कि उसको परफेक्ट करना है तो परफेक्ट के लिए पेड कोर्स लॉन्च किया जाएगा। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो आप पे डिपेंड है। मुझे भी अपने लिए कुछ करना है। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थ्योरी के लिए वादा किया था, वो मैं आपको करवाऊंगा और आखिरी तक करेंगे। ये बात नहीं है कि कोशिश करेंगे कि कुछ है एक ऐसे टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अभी अपनों ने ये स्प्लैश लुब्रिकेशन, प्रेशर लुब्रिकेशन में मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुई, हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो, वहां पर काम करना है। उसके बाद में इंजन लाइनर पड़ा है, फ्यूल यूज पड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो मुझे पता है कि करवाने के बाद में निकल के आएंगे, तो उस चीज को भी कवर करना होगा। तो ये मत समझना कि अपनी थ्योरी कंप्लीट होते हैं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक दो तीन दिनों के बाद में कोई वीडियो आ जाएगी, हो सकता है नॉन टेक की वीडियो ले आए, जैसा भी सूटेबल होगा। यहीं पर सेशन को एंड करते हैं अपने आज के। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। मैंने वैसे एक दो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, बड़ा मतलब उसमें मजेदार चीजें हैं। अच्छा, एक पता नहीं मैं नाम भूल गया उस वेबसाइट का, देन उन्होंने मेरे पास परसों रात को एक बच्चे का फोन आया, तो वो कहता सर नोटिफिकेशन आ गया। मेरे को बस मेरा क्या था, मैं फोन बंद करके अगले 1 मिनट में सोने वाला था। उनका कमेंट आया, पिछली वीडियो में कमेंट आया हुआ है, मेरे को नींद उठ गई। मैं कहा यार नोटिफिकेशन आ गया रात को 1 बजे, वो भी 12:30 1 बजे की लमसम बात थी। मैंने ढूंढा, राजस्थान चयन बोर्ड आरएसएस भी बोर्ड की मैंने वेबसाइट खोली, वो वेबसाइट नहीं खुल रही। मैंने कहा प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। उसने पता नहीं किस वेबसाइट का भेजा, वो फेक था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बातें नकली बता रखी थी। 12th के बाद में आपको मतलब 12th प्लस डिप्लोमा मांगा जाएगा और ये सब कुछ, वो कुछ नहीं होगा, उस चीज की चिंता मत कीजिएगा, आपकी वैकेंसी आ जाएगी। मतलब मेरे को भी 2 या 3 जगह पे मैंने ये सोर्सेज से ये चीज देख ली है कि आपकी वैकेंसी इस मंथ के अंदर अंदर आ जाएगी, नवंबर नहीं निकलेगा जहां तक उम्मीद है। 100% आपको आने के चांसेज, और अगर कहता हूं तो मान लिया करो बात, पढ़ाई पे लग जाओ, लाइसेंस वगैरह अब तो बनवा लो, तो अब भी थोड़ा सा टाइम है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। आई होप आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।